सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस कंसेप्ट टॉक वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं, जो है टॉर्ट से रिलेटेड, दैट इज नो फॉल्ट लायबिलिटी। देखिए, टॉर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको इंडिया में ना बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर दिया जाता है। वाई? बिकॉज इट इज़ स्टिल डेवलपिंग एंड इट इज़ अनकोडिफाइड. People are not really aware of their rights. So today I am going to tell you one interesting thing. This is no fault liability. अब हम इसे no fault liability क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई fault नहीं है. Then also the violation of the legal right of some other person happens irrespective of the fault or the part of the defendant. This principle is extremely important and it covers two important principles, जिसे हम कहते हैं पहला strict liability and the second one is the absolute liability. अब why am I discussing this? क्योंकि ये दोनों प्रिंसिपल्स में ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों को, राइट? सो फर्स्टली लेट मी टेल यू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. दिस प्रिंसिपल वाज बेसिकली इनैक्टेड इन यूके इन द केस ऑफ रेलन वर्सेस फ्लेचर, राइट? सो दिस प्रिंसिपल विच इज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल, ये इवॉल्व हुआ था रेलन वर्सेस फ्लेचर के केस में, which is commonly known as the case of the reservoir, right? Now ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई डेंजरस चीज़ को आप अपने प्रीमाइसेस में लेकर आते हैं, दैट मीन्स कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन जब उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं कि दैट बिकम्स अ डेंजरस थिंग. फॉर एग्जाम्पल, वाटर टैंक हम सबके घर में होता है. इट्स नॉट अ डेंजरस थिंग. हम डे टू डे लाइफ में वाटर का यूज़ करते हैं. एट द सेम टाइम वी यूज़ द गैस सिलेंडर, राइट? ऑयल वी यूज़, सर्टन केमिकल्स वी यूज़. बट when we store these normal things in huge quantities, so then it will amount to the dangerous thing. So first thing is that to constitute the principle of the strict liability and to establish the liability under this particular principle, there has to be a dangerous thing. Okay, so moving ahead, let us discuss the elements. Elements में जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला एलिमेंट है कि डेंजरस थिंग का होना ज़रूरी है. डेंजरस थिंग कुछ भी हो सकता है जब वो ह्यूज क्वांटिटीज में स्टोर किया जाता है, राइट? सेकेंड चीज, जब इस डेंजरस चीज को आप अपनी प्रीमाइसेस में लेकर आते हैं और उसे स्टोर करते हैं, सो दैट विल अमाउंट टू द नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, राइट? गैस सिलेंडर एक आपके घर में होना इज द नेचुरल यूज ऑफ लैंड. एक वाटर टैंक का होना, दो वाटर टैंक का होना इज द नेचुरल यूज ऑफ लैंड. बट अगर आप अपने घर में आर्टिफिशियल लेक्स बनवा रहे हो, अगर आप अपने घर में 50 गैस सिलेंडर्स को स्टोर करके रख रहे हो, देन इट विल बिकम द नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, द एलिमेंट विच वी आर डिस्कसिंग हियर इज एस्केप, राइट? Until and unless escape is there, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी स्टैब्लिश आप नहीं कर सकते. एस्केप का मतलब है इस डेंजरस चीज का आपके प्रीमाइसेस से बाहर निकलना, राइट? व्हेन वी डील विद द टॉर्ट लॉ, तब हम बात करते हैं डिफेंडेंट एंड प्लांटिफ की. सो द मोमेंट दिस पर्टिकुलर डेंजरस थिंग एस्केप्स आउट ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द डिफेंडेंट, देन वी कॉल इट एस्केप. ऑलराइट, नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द डैमेज. चारों एलिमेंट्स का फुलफिल होना ज़रूरी है.
चारों में से अगर कोई एक भी एलिमेंट फुलफिल नहीं होता तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब ये जो डेंजरस चीज़ है, ये जो डिफेंडेंट की प्रेमाइस से एस्केप होकर गई है प्लेंटिफ के प्रेमाइसिस में, और उसने अगर वहाँ जाके डैमेज किया है, डैमेज का मतलब वायलेशन ऑफ द लीगल राइट एज वेल एज द एक्चुअल लॉस, देन इट विल अमाउंट टू द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल जो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में हुआ था, रेलैंड ने अपने घर में रिजर्वायर को बनवा रखा था through the help of the independent contractor. Now reservoir is something in which you store the water in the huge quantities. Now one day what happened, irrespective of the fault on the part of the defendant, that dangerous thing which is the water leaked through the premises of the defendant and it damaged the coal mines of the plaintiff. Consequently जो plaintiff थे इस केस में फ्लेचर, उनको काफ़ी सारा मॉनेटरी लॉस हुआ एज वेल एज उनके लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए सारे एसेंशियल कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। पहला था डेंजरस थिंग, दैट मीन्स दी रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर। सेकेंड चीज़, जैसे उस वाटर रिजर्वायर को प्रीमाइसिस पे बनवाया गया, दैट बिकेम द नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड राइट देन एंड देयर। देन देयर वाज द एस्केप। यस, the moment water escaped out of the premises of the defendant and damaged the premises of the plaintiff, it will amount to, it actually amounted to escape. Now the fourth important state here is that there has to be the damage, and consequently जो plaintiff थे इस केस में, उनकी coal mines destroyed हुई और उन्हें कई सारा डैमेज जो है वो उठाना पड़ा। So this is all about the principle of the strict liability. Now here is one important thing which you need to understand, that is कि ये जो प्रिंसिपल है ये certain exceptions के साथ आता है। There are certain exceptions. First one is the act of God. Second is the consent, जिसे हम common benefit भी बोल देते हैं कई बार। Third important exception is the act of the third party. Fourth one is the statutory authorities. And fifth is the plaintiff's own fault. देखिए, अगर एक बार डिफेंडेंट पे लाइबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ द प्लेंटिफ, तब डिफेंडेंट के पास ना सर्टेन एक्सेप्शंस होते हैं। वो चाहे तो एक्ट ऑफ गॉड का भी एक एक्सेप्शन ले सकते हैं, डिफेंस ले सकते हैं। किस तरीके से? अगर डिफेंडेंट इस चीज़ को स्टैब्लिश करने में कैपेबल है कि ये जो भी एक्ट हुआ, जो भी एस्केप हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स एंड समथिंग विच वाज बियॉन्ड हिज ओन कंट्रोल, देन इट विल अमाउंट टू एक्ट ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस रिजर्वायर में जब पानी लीक हुआ और उसके पीछे का जो रीज़न था वो एक अर्थक्वेक होता, तो हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड था, राइट। तो आपको यहाँ पे बस दो चीज़ें याद रखनी है। एक्ट ऑफ गॉड वही चीज़ होती है जहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स होता है एंड विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, राइट। नाउ द सेकेंड चीज़ यहाँ पे वी हैव इज द कंसेंट एंड द कॉमन इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं। मान लेते हैं कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने साथ मिलकर डिसाइड करा है कि डिफेंडेंट के लैंड पे बहुत सारी गैस को स्टोर करके रखा जाएगा टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गैस एंड ऑल। अब वन डे अगर वो गैस लीक होती है और प्लेंटिफ के प्रीमाइसेस पे जाके उन्हें डैमेज करती है, सो फॉर दिस मैटर प्लेंटिफ कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड स्यू द डिफेंडेंट। व्हाई? बिकॉज उन्होंने इसके लिए अपनी कंसेंट दे रखी है और साथ ही साथ यहाँ पे उनका कॉमन बेनिफिट भी जुड़ा हुआ है। ये था हमारा सेकेंड एक्सेप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थर्ड एक्सेप्शन विच इज़ द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। अगर डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस से डेंजरस चीज़ जो है वो किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन की वजह से होती है, फॉर एग्जाम्पल कभी बच्चे भी हो सकते हैं या कभी कोई थीफ भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? लायबिलिटी जो है वो डिफेंडेंट की नहीं बनेगी, राइट। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। देखिए, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वो सारी अथॉरिटी होती हैं जिसे स्टैट्यूट या एक्ट जो है वो स्टैब्लिश करते हैं।
ये गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होती हैं। अगर गवर्नमेंट के किसी एक्ट की वजह से कोई चीज़ एस्केप हो रही है, जैसे आप देखिएगा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ह्यूज क्वांटिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करती हैं। जल बोर्ड का अगर हम एग्जांपल लें या हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लें जैसे पेट्रोल पंप का, तो ये सारे गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। नाउ यहाँ पे अगर उस चीज़ का एस्केप हो रहा है, so it will not amount to the strict liability because it is an exception under the same principle. Now the fifth point which we have here is the plaintiff's own fault. Suppose अगर plaintiff खुद defendant के घर जाता है और किसी ऐसे एक्ट को अंजाम देता है जिसकी वजह से डेंजरस चीज़ का लीक होता है, डेंजरस थिंग जो है वो लीक होके किसी उसी के प्रमाइसेस में जाके आगे प्लेंटिफ को जब डैमेज करती है, तो हम कहेंगे कि इट इज़ दी actually fault of the plaintiff, right? So for this matter plaintiff cannot go to the court and ask for the compensation. तो ये थे कुछ इसके एक्सेप्शन। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रिंसिपल की, जो कि नो फॉल्ट लाइबिलिटी के एम्बिट में ही आता है, विच इज़ द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, राइट? अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। वाई? When we deal with the absolute liability, then ये जो प्रिंसिपल है, दिस हैज़ बीन इवॉल्व्ड इन इंडिया, राइट, इन द केस ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1987, जिसे हम ओलियम गैस लीक भी बोलते हैं, ओलियम गैस लीक केस। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इंडिया में ही इस्टेब्लिश किया गया। ये एक ऐसा टॉट देखने को मिलता है जिसका इवोल्यूशन इंडिया में ही हुआ है। वाई? बिकॉज देयर वर सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज इन द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कई बार ऐसा होता था कि कोई भी एक इंटरप्राइज होती थी, या जिसे हम कारखाना कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, दे वुड गेट अवे विद द लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ द सर्टेन एक्सेप्शंस। इंडिया में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इन द ईयर 1984 एंड देयर आफ्टर द ओलियम गैस लीक हैपेंड इन दिल्ली इन द ईयर 1985, तब एक ऐसी नीड अराइज हुई कि हमें ना एक ऐसी लाइबिलिटी को यहाँ पे इवॉल्व करना है विच इज़ स्ट्रिक्टर देन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, राइट? सो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को हम कहते हैं स्ट्रिक्टर देन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। So this principle was evolved in the case of MC Mehta. MC Mehta एक बहुत रेनोड एनवायरमेंटल लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ही केस किया था थ्रू PIL, राइट? तो अब ये जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है जो कि इंडिया में इवॉल्व हुआ है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसे अलग बनाती है वो ये है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द केसेस ऑफ द एंटरप्राइजेस, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इसका डिफरेंस है, इसमें एस्केप नेसेसरी नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द हैजार्डस मटेरियल। हजार्डस मटेरियल की यहाँ पे बात हो रही है, डेंजरस चीज़ की बात नहीं हो रही। अब हजार्डस सब्सटेंस और हजार्डस मटेरियल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरिया, राइट? फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हियर इज देयर आर नो एक्सेप्शंस। नो एक्सेप्शंस आर देयर इन द केस ऑफ द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द, यहाँ पे थोड़ा एनवायरमेंट का एस्पेक्ट भी आता है। राइट? देन अगर हम बात करें कि एंटरप्राइजेस क्या होता है, तो बेटा एंटरप्राइजेस का मतलब होता है इंडस्ट्री। जैसे कि आप भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस ले लीजिए, ओलियम गैस लीक का केस ले लीजिए, या अभी कुछ सालों पहले विशाखापट्टनम में विजाक गैस लीक हुआ था, राइट? तो ये जो सारे केसेस हैं, ये जो होते हैं ये किसी इंडस्ट्री में होते हैं।
कहीं पे भी अगर एक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया गया है तो अब उन्हें सर्टेन प्रिकॉशंस को लेना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिकॉशंस दैट हैव बीन टेकन। अगर कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता है जहाँ पे गैस लीक हो रही है या कोई भी हजार्डस सब्सटेंस लीक हो रहा है, तब क्या होता है, कोई भी लाइबिलिटी जो है वो उनके ऊपर इस्टेब्लिश होगी, राइट। जो भी उन्होंने एक्ट किया है दैट लाइबिलिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड। वो अब ये नहीं कह सकते कि नो देयर वाज नो फॉल्ट ऑन अवर पार्ट, हमने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे, राइट। सो दिस इज वाई दिस इज एप्लीकेबल ऑन द केसेस ऑफ द एंटरप्राइजेस। नाउ द सेकेंड पॉइंट, एस्केप यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। अगर फैक्ट्री के अंदर भी कोई डेंजरस सब्सटेंस यानी कि हजार्डस सब्सटेंस जो है वो रिलीज हो रहा है, सो फॉर दैट मैटर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड। अभी हमने देखा था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो डेंजरस चीज़ थी, डेंजरस थिंग थी, दैट हैज़ टू एस्केप फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द डिफेंडेंट, विच इज़ नॉट द केस इन दिस, राइट। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री के अंदर भी अगर वो गैस लीक हो रही है, हजार्डस सब्सटेंस लीक हो रहा है, सो दैट विल स्टिल अमाउंट टू द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब what do you understand by the term hazardous material or the hazardous substance? Now बेटा hazardous substance वो होते हैं which have the potential to cause the death of a person or living beings, या अगर ये death cause नहीं भी करते तो they give you sufferings just like a death। जैसे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था भोपाल में, that was so dangerous। जिन्होंने उसे इनहेल करा वो तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन जिन्होंने उसे इनहेल नहीं भी किया उनको कई जनरेशन तक कई सारी डिफ़िकल्टीज़ का, डिसीजेस का सामना करना पड़ा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ार्डस सब्सटेंस इज़। ये डेंजरस सब्सटेंस से भी कहीं ज़्यादा विनाशकारी होता है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज मोर डैमेज दैन द डेंजरस थिंग, ऑल राइट। अब इसकी कैटेगरी में कुछ भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आ सकते हैं, या अगर हम बात करें तो ऑयल, क्रूड ऑयल जैसी चीज़ें भी इसके एम्बिट में आ सकती हैं। साथ ही साथ जो हजार्डस सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस आर एक्चुअली वेरी वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट को भी साथ ही साथ पल्यूट करते हैं। दे स्टे इन द एनवायरनमेंट फॉर सो मैनी ईयर्स एंड कीप पल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, राइट। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज देयर आर नो एक्सेप्शन। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जैसे ही लाइबिलिटी स्टैब्लिश होती थी, जो डिफेंडेंट है वो कई सारे एक्सेप्शंस का रिकॉर्ड्स लेते थे एंड दे गेट अवे विद द लाइबिलिटी। ऐसे केसेस में जो एंटरप्राइजेस है ना बेटा, वो भी क्या करती थी, अपनी लाइबिलिटी से निकल कर चली जाती थी। सो अब कोर्ट ने कहा नो, नाउ इवन दो दिस प्रिंसिपल इज देयर इज लाइबिलिटी, बट वी आर नॉट गिविंग यू एनी एक्सेप्शंस व्हाटसोएवर, राइट। पांचवी जो चीज़ है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि ये एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। नाउ व्हेन वी डील विद द कॉम्पनसेशन इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तब जो कॉम्पनसेशन यहाँ पे अवॉर्ड किया जाता है दैट इज एक्चुअली एग्जेम्पलरी कॉम्पनसेशन, या जिसे हम डैमेजेस भी बोलते हैं। टू सेट एन एग्जाम्पल, right, to set an example in the country as well as all over the world, that if you are engaging in the production of something which is involving the hazardous substances, then the liability which can be arised in the future if there is some leakage or some damage, it will be something for which you will be awarding the exemplary damages, right. So this is what we learned about the absolute liability, and this is why it is different from the principle of the strict liability. तो अगले वीडियो में हम फिर से कोई नया कंसेप्ट लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन।